और बात आज की सबसे बड़ी खबर की, सबसे दर्दनाक खबर जो आपको हिलाकर रख देगी। जो तस्वीरें देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। इतनी विभत्स तस्वीरें हैं जो आई हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। देखिए जरा तस्वीरें, जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए। ये है बीजापुर सुकमा, वो इलाका जहां नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। और ये जो ब्लर तस्वीरें, ये जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल शहीद जवानों का पार्थिव शरीर है, उनके शव हैं। जो इतनी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इसे ब्लर किया है। यानी जहां तहां जवानों के पार्थिव शरीर मौजूद थे, शव पड़े थे। यह स्थिति थी दरअसल बीजापुर की उस जगह पर जहां पर नक्सलियों ने हमला किया। सोचिए क्या हालात रहे होंगे जिस वक्त चारों तरफ से नक्सलियों ने हमारे जवानों को घेर रखा था। उसके बाद भी हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और मुंहतोड़ जवाब दिया, नक्सलियों को भी खदेड़ दिया। देखिए जरा सुकमा बीजापुर में आखिर क्या हुआ उस दरमियान, पल पल एक एक सेकंड की रिपोर्ट। बीजापुर का घना जंगल और जंगल के बीच सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। मकसद था खूंखार नक्सली हिडमा को पकड़ना। दो 2000 जवानों ने मोर्चा संभाला। कई टुकड़ियों में जवान मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे थे। नक्सलियों के मार्ग में काफी अंदर तक जवान घुस चुके थे। लेकिन जोनागुड़ा इलाके में जब एक टुकड़ी पहुंची तो कायर नक्सलियों ने पहले से जाल बुन रखा था। जवानों की टीम पर एकाएक ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। तीन तरफ से नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कहीं से ग्रेनेड गिरा, कहीं से गोलियों की बौछार हो रही थी। आसपास सब धुआं धुआं था, बस गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। जो जवान जहां था उसने वहीं से मोर्चा संभाल लिया। किसी ने पेड़ की ओट ले ली थी तो किसी ने जमीन से बंदूक को निशाने पर लगा दिया था। अब कायर नक्सलियों का भी गिरना शुरू हो गया था। एक के बाद एक नक्सली ढेर हो रहे थे। नक्सलियों के गुट के सरगना अपने खेमे के पैर उखड़ते देख रहा था। सुरक्षा बलों के जाबाजों की बंदूक से निकली गोली सीधे नक्सलियों का सीना चीर रही थी। अब नक्सलियों को समझ में आ चुका था कि अगर मौजूद रहे तो खात्मा तय है। नतीजतन नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। इस पूरे एनकाउंटर में हमने 20 से ज्यादा जवानों को खो दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं घटना स्थल पर, जहां आप देख सकते हैं कि अभी भी घटना स्थल पर सुरक्षा बल के जवानों के शव मौजूद हैं। और ये एक ही शव नहीं, इस घटना स्थल के चारों ओर एक एक करके करीब 7 जवानों के शव हैं जिन्हें अभी तक पुलिस ने रिकवर नहीं किया है। आपने ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुनील कश्यप की रिपोर्ट देखी जो वहां मौजूद थे। सोचिए जिस हमले के बाद 20 से ज्यादा जवानों की शहादत के बाद गृह मंत्री जो प्रचार में असम में थे फौरन अपना दौरा रद्द कर दिल्ली वापस आए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने कि जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुनिए। जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे।
तो गृह मंत्री जैसे ही वापस आए वैसे ही उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की। बड़ी खबर यह है कि हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। हाई लेवल मीटिंग में बड़े अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई जो अमित शाह खुद लीड कर रहे थे। अमित शाह ने इस बैठक में खुद डीजी सीआरपीएफ को बुलाया था। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। डीजी सीआरपीएफ मौजूद थे। खुद बैठक में गृह सचिव, इसके अलावा सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी, बैठक में आईबी निदेशक भी शामिल हुए। और इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि इस ऑपरेशन को बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा और नक्सलियों से बदला लिया जाएगा, चुन चुनकर बदला लिया जाएगा, यह तय हुआ है। आपको बता दें यह बैठक चली लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक यह बैठक चली और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि आखिर 21 जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा और यह शहादत बेकार नहीं जाएगी। यह शहादत बेकार नहीं जाएगी, यह कहा है खुद गृह मंत्री ने। और इसकी पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है कि कैसे बदला लिया जाना है। तो गृह मंत्री ने तय कर लिया है कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। जी हां, लेकिन आपको साथ ही साथ बता दूं कि आखिर यह हमला हुआ कैसे, यह आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। सोचिए हालात कैसे थे। कुछ इस तरह का मंजर था। दरअसल जवान हमारे आगे बढ़ रहे थे और एक खास मिशन के तहत आगे बढ़ रहे थे। यह मिशन था हिडमा को पकड़ना। हिडमा जो कि नक्सली कमांडर है। जैसे जैसे जवान आगे बढ़ रहे थे, मैं आपको बताऊं, चारों तरफ से नक्सलियों ने घेर लिया। 3 तरफ से लगातार, एक तरफ से बुलेट यानी गोली चल रही थी, एक तरफ से नुकीले हथियारों से हमला किया गया, दूसरी तरफ से रॉकेट लॉन्चर चलाया गया। पहाड़ों से ऊपर से नक्सली हमला कर रहे थे। नीचे जवान थे सैकड़ों की संख्या में। और इस हमले के दौरान जवान कुछ समझ पाते, उससे पहले कई जवान शहीद हो गए। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इस जवाबी कार्रवाई में बताया गया है कि 4 ट्रैक्टर भरकर नक्सलियों के शव वो वापस ले गए हैं। लेकिन आपको सुनवाते हैं, ये आपने देखा किस तरह से हमला हुआ, लेकिन सुनिए खुद डीजी ऑपरेशन अशोक जुनेजा का क्या कहना है, देखिए जरा। जानकारी में आ रहा है कि वेपन उनके द्वारा रॉकेट लॉन्चर भी यूज़ किया गया है और हैंड ग्रेनेड भी यूज़ किए गए हैं और जो गन शॉट इंजरीज भी काफ़ी हुई है। जानकारी में आ रहा है कि वेपन उनके द्वारा रॉकेट लॉन्चर भी यूज़ किया गया है और हैंड ग्रेनेड भी यूज़ किए गए हैं और जो गन शॉट इंजरीज भी काफ़ी हुई है। तो आपने सुना डीजी ऑपरेशन अशोक जुनेजा क्या कह रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि नक्सलियों ने दरअसल इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। वो रॉकेट लॉन्चर आपको दिखाने जा रहा हूं, वो रॉकेट लॉन्चर जो नक्सलियों ने हमारे फोर्सेस पर हमला किया। जिस रॉकेट लॉन्चर से, ये देखिए, ये है वो रॉकेट लॉन्चर। ये रॉकेट लॉन्चर है ये जो आप घेरे में देख रहे हैं। इस रॉकेट लॉन्चर से दरअसल नक्सलियों ने हमला किया है। नक्सलियों के पास ये रॉकेट लॉन्चर था। सोचिए, न सिर्फ गोली बल्कि नुकीले हथियार, रॉकेट लॉन्चर से भी इन्होंने हमारे जवानों पर, सीआरपीएफ और जो पुलिस फोर्स थी उनके ऊपर अटैक किया है। इस रॉकेट लॉन्चर के जरिए ग्राउंड पर हमारे सहयोगी पहुंचे, सुनील कश्यप जो यहां पर इस जगह पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। वो ग्राउंड पर पहुंचकर आपको इस रॉकेट लॉन्चर को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से हमला किया गया। कल हुए हमले की गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों ने किस तरीके से सभी हथियारों का इस्तेमाल किया होगा। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी ये लॉन्चर जो है वो घटना स्थल पर मौजूद है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही सुरक्षा बलों के जो शव हैं जो लापता हुए थे कल, उनके शव हमें बरामद हुए हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं। यह वही गांव है जहां पर कल पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और इस गांव के चारों ओर जवानों के शव देखने को मिल रहे हैं। और इस मुठभेड़ के बाद से यह पूरा गांव जो है वो सन्नाटा में गांव में सन्नाटा छा गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं नक्सलियों ने किन हथियारों के साथ हमला किया, कौन कौन से हथियार थे उनके पास। उनके पास, नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। AK-47 से नक्सलियों ने हमला किया। आपको बताएं, LMG से हमला किया। ये LMG एक बार में 650 राउंड हर मिनट में इस LMG से गोलियां चलती हैं। इसके अलावा AK-47 राइफल भी इनके पास थी। AK-47 में मैं आपको बताऊं
600 फायर होते हैं 2 सेकंड में और रीलोड हो जाती है ये AK-47। इसके अलावा इंसास राइफल भी इनके पास थी। इंसास के बारे में मैं आपको बताऊं कि 600 राउंड प्रति मिनट और मैगजीन में 20 से 30 गोलियां लगती हैं। इंसास की ये हकीकत है। UBGL था, यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी इन नक्सलियों के पास था। ये देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये UBGL है। इसके अलावा ID थी, बड़े हमले के लिए ID का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ये जो ID हम आपको दिखा रहे हैं, ब्लास्ट के लिए आग लग जाती है ब्लास्ट के बाद। ग्रेनेड भी था, ग्रेनेड का इस्तेमाल फेंक कर किया इन्होंने और उसके बाद इसमें कई जवान घायल भी हुए। तो ये अत्याधुनिक हथियार नक्सलियों के पास थे। और आइए अब आपको बताऊं, ये जो नक्सलियों के पास हथियार थे, ये हथियार दरअसल हिडमा के जरिए मुहैया कराए गए थे। सोचिए ये हिडमा कौन है? इस हिडमा को ही पकड़ने के लिए सैकड़ों जवान जा रहे थे। ये नक्सली कमांडर ऐसा है कि 40 लाख रुपए इनाम है इसके सिर पर। देखिए जरा। गौर से देख लीजिए इस खौफनाक चेहरे को। इंसान के भेष में ये वही दरिंदा है जो है जवानों के जान का दुश्मन। यह है खूंखार नक्सली हिडमा। भारतीय जवान इसी हिडमा के खिलाफ ऑपरेशन के तहत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस जल्लाद ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। हिडमा की उम्र करीब 40 साल है। उसने 90 के दशक में नक्सली हिंसा का रास्ता चुना। हिडमा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का हेड है। हिडमा के पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार हैं और हिडमा के अलावा उसके कई नाम भी हैं। कभी संतोष तो कभी इंदमुल, तो कभी इसका नाम पोडियाम हो जाता है तो कभी भीमा। इसके नाम तो कई हैं। लगभग 20 साल से ज्यादा वक्त से ये वो खूंखार नक्सली है जो देश के बहादुर जवानों की शहादत का जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और उसके आसपास के इलाके में हिडमा का बोलबाला बताया जाता है। ये जो इलाका है ये नक्सलियों का अति संवेदनशील इलाका है और बटालियन नंबर 1 कहे जाने वाले हिडमा का इलाका है, जिसने 2020 में ठीक 1 साल पहले मिनपा में एक बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए थे। आज 1 साल बाद फिर से नक्सलियों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हिडमा को पकड़ने और उसका खेल खत्म करने के लिए इससे पहले भी भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल ऑपरेशन चला चुके हैं। कुछ वक्त पहले भी हिडमा को दबोचने के लिए कमांडो फोर्स ने ऑपरेशन किया था, लेकिन यह दुर्दांत दरिंदा उस ऑपरेशन से भी बच निकला था। तो ये हिडमा बेशक देखने में जैसा लग रहा हो, लेकिन इतना खूंखार है, इतना खूंखार है, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी हत्याएं इसने की हैं, इतने बेगुनाहों का खून बहाया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए जरा हिडमा को देखिए। ये हिडमा जो दरअसल वहां मौजूद था, बीजापुर, बताया जा रहा है इस हिडमा को, इसी हिडमा को पकड़ने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हिडमा दरअसल 200 नक्सलियों को लीड कर रहा था। ये खुद बटालियन 1, नक्सली बटालियन 1 का कमांडर है, ये खुद लीड कर रहा था उसे और इसने घात लगाकर हमला किया। आइए आपको जरा दिखाता हूं हिडमा पर क्या क्या आरोप, क्या क्या इल्जामात हैं। हिडमा ने अब तक कितने निर्दोषों का खून बहाया है, यह आपको दिखाता हूं। यह कितना खतरनाक है शख्स। देखिए जरा हिडमा के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसकी कहानी यह है कि 40 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस शख्स के ऊपर 40 लाख का इनाम है, यह कितना खूंखार और खतरनाक होगा। 10 साल से यह दिखा नहीं किसी सार्वजनिक जगह पर, 10 साल से यह नहीं देखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 2010 में, आपको याद होगा 2010 में 76 जवानों की शहादत हुई थी दंतेवाड़ा में। उसका इल्जाम हिडमा पर ही है, इसकी अहम भूमिका थी इसमें। 2012 में सुकमा में एक डीएम का अपहरण हुआ था, कलेक्टर के अपहरण भी हिडमा ने किया था। 2012 के बाद मैं आपको बताऊं 2013 में कांग्रेस के काफिले पर हमला हुआ था, आपको याद होगा। कांग्रेस के कई बड़े नेता उस हमले में मारे गए थे, लगभग 31 लोगों की मौत हुई थी कांग्रेस के नेताओं के समेत, इसमें भी हिडमा का हाथ था। 2017 में 25 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड भी हिडमा था। तो हिडमा का जो क्राइम ग्राफ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा है
क्राइम ग्राफ, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना खूंखार, कितना खतरनाक है। बहुत जरूरी है कि हिडमा का हिसाब हो। आइए आपको सुनवाते हैं, आइए आपको दिखाएंगे एक और ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर हिडमा के बारे में मैं आपको बताऊं कि नक्सलियों का कितना नुकसान हुआ है, ये मैं आपको बताऊं। हिडमा बेशक न मारा गया हो, लेकिन हिडमा का हिसाब होगा। नक्सलियों का नुकसान यह हुआ है कि जवाबी कार्रवाई में बहुत कुछ डैमेज हुआ है नक्सलियों का। भारतीय जवानों ने कई नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, वहां जब जवाबी कार्रवाई हुई तो हमारे जवानों ने भी काउंटर किया है। जानकारी के मुताबिक, एक दो नहीं, जानकारी के मुताबिक 3 से 4 ट्रैक्टर में भरकर नक्सलियों को ले जाया गया है जो घायल थे या जो मारे गए। 3 से 4 ट्रैक्टरों का भरा होना आप समझ सकते हैं कि कितने नक्सली मारे गए, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं डीजी ऑपरेशन खुद क्या कह रहे हैं। अशोक जुनेजा, कितने नक्सली मारे गए हैं, कैसे और कितना नक्सलियों को नुकसान हुआ, सुनिए जरा। इस मुठभेड़ के अंदर काफ़ी नक्सलियों के हताहत होने की खबर है, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी मिल रही थी और सूत्र बता रहे थे करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया है। उनको अभी वॉच कर रहे हैं हम लोग। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि नक्सलियों का बराबर से नुकसान हुआ। नक्सलियों ने हमारे जवानों को शहीद किया और उसके बाद उस जगह पर बीजापुर में ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले हेलीकॉप्टर पहुंचा, ये देख रहे हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स को हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर पहुंचा है जवानों को जो घायल थे उन्हें लेने के लिए। हेलीकॉप्टर पहुंचा, अगर मैं फुल स्क्रीन आपको दिखा पाऊं कि ये हेलीकॉप्टर पहुंचा है जवानों को जो घायल हो गए थे या जिनकी बॉडीज थी उन्हें लेने के लिए ये हेलीकॉप्टर पहुंचा। देखिए जरा, और इस बीच बड़ी खबर ये आपको बता दें, खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो प्रचार में व्यस्त थे वो वापस आए इस हमले के बाद और वो खुद पहुंचे उस जगह पर। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, 2000 जवान ऑपरेशन के लिए निकले थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। दरअसल वो बता रहे हैं हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया। 2000 जवान गए थे, हमले में रॉकेट लॉन्चर तक का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया है, यह बताया है भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री जो फौरन पहुंचे। सुनिए जरा। जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं, उन पर हमें गर्व है कि बहुत बहादुरी से वो लड़े और घायलों को लाए। जगरगुंडा और तर्रेम के इलाके में एक बड़ी घटना हुई। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है, दोनों तरफ से गोलियाँ, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा था कि उनको जो जवान शहीद हुए उसको भी ले आए, उसके हथियार भी लाए, जो घायल है उसको भी लाए। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है, हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं। लगातार आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं, उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम 2 कैंप इस महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे।
और आइए अब आपको दिखाते हैं, आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं वो तस्वीरें जो हमारे जवान घायल हुए हैं, हमारे जवानों को किस तरह रेस्क्यू करके लाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस अस्पताल लिए चलते हैं जहां जवान घायल हुए। देखिए बेड्स आप देख रहे हैं, ये वो जवान है, सीआरपीएफ के जवान, पुलिस फोर्स के जवान छत्तीसगढ़ के इसमें शामिल थे जो घायल हुए। देखिए इस जवान का हाथ में चोट लगी है, हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, ये अस्पताल में एडमिट कराए गए, जो नजदीकी अस्पताल थे वहां इन जवानों को ले जाया गया। यहां डॉक्टर्स पहुंचे हैं, खुद जो सीआरपीएफ के अधिकारी थे वो यहां मौजूद हैं, जवानों का यहां इलाज चल रहा है। कई जवान घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि बहुत से जवान जो शहीद हुए उनके पार्थिव शरीर अब उनके घरों को जाएंगे। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जवान है, शहादत के बाद ये ताबूत जो तिरंगे में लिपटा हुआ आप देख रहे हैं। अगर ये पूरी तस्वीर फुल स्क्रीन हम आपको दिखा सकें, 20 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। ये जवान बेशक शहीद हुए हैं, लेकिन जवान शहीद होने के साथ ही हमेशा अमर रहते हैं, पूरी जिंदगी इन्हें याद किया जाएगा। पूरा देश नम आंखों से इन्हें याद कर रहा है, इन जवानों को, और इन जवानों का बलिदान हिंदुस्तान नहीं भूलेगा। जी हां, खुद गृह मंत्री ने कह दिया कि जवानों का बलिदान ये देश नहीं भूलेगा, और हमें पूरा यकीन है कि इस शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। जी हां, मुख्तार अंसारी की घर वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, अगर मैं दिखाऊं तो मुख्तार अंसारी जल्द ही वापस उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, क्योंकि बाकायदा चिट्ठी लिख दी गई है कि मुख्तार अंसारी को वापस ले जाया जाए। मुख्तार अंसारी को आप देख रहे हैं, ये देखिए, मुख्तार अंसारी की वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ठान लिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया होगा, मुख्तार जैसे अपराधी बच नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह बात खुद प्रचार के दौरान भी कही है, सुनिए जरा। मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए, और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बंगाल के नागरिकों के साथ खड़ी होकर के ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करेगी। तो मुख्तार अंसारी का बैग पैक हो चुका है, एडीजी प्रयागराज मुख्तार अंसारी को लेने जाएंगे। जरा देखिए, मुख्तार अंसारी की घर वापसी की तैयारी हो गई है, देखिए रिपोर्ट। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बाहुबली की घर वापसी जल्द। योगी पुलिस के शिकंजे में होगा डॉन। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सारे हथकंडे फेल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की उचित तैयारी करें। अब जल्द ही मुख्तार यूपी में होगा और उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। पंजाब सरकार की चिट्ठी के बाद मुख्तार को रोपड़ से सड़क मार्ग से बांदा लाने की तैयारी की जा रही है। एडीजी प्रयागराज को मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडीजी प्रेम प्रकाश मुख्तार को रोपड़ जेल से बांदा लेकर जाएंगे। चित्रकूट आईजी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। पंजाब सरकार ने इस चिट्ठी में मुख्तार के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यूपी पुलिस से पूरी तैयारी करने को कहा है। पंजाब सरकार ने अंसारी की सुरक्षा को लेकर भी पत्र लिखा है।
दरअसल 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर यूपी भेजा जाए। इसके बाद पंजाब सरकार ने यूपी के गृह विभाग को पत्र लिखकर रजामंदी दे दी है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं, बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। जी हां, पंजाब से एक चिट्ठी लिखी गई है उत्तर प्रदेश सरकार को कि मुख्तार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पंजाब से उत्तर प्रदेश ले जाते वक्त ध्यान रखें, डॉक्टरों की टीम साथ में मौजूद जरूर रहे, मुख्तार की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। पंजाब सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस को यह चिट्ठी है। जी हां, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह है कि कल, जी हां, कल मुख्तार को लेने के लिए उत्तर प्रदेश से एक टीम रवाना होगी। बड़ी खबर इस बीच आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, मुख्तार की वापसी के लिए उत्तर प्रदेश की एक टीम कल रवाना होने वाली है। जी हां, यह टीम कल रवाना होगी, पंजाब के रोपड़ जेल जाएगी ये स्पेशल टीम मुख्तार को लेकर, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगी। बड़ी खबर मिल रही है, प्रयागराज के एडीजी को यह जिम्मेदारी मिली है कि मुख्तार को बांदा लाएं, यानी कल यूपी से एक टीम रवाना होगी जो रोपड़ जाएगी और रोपड़ से रोड के रास्ते मुख्तार को लेकर वापस आएगी। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं, आपको जल्दी से दिखाते हैं कि ये टीम एडीजी प्रयागराज की ये टीम कल उत्तर प्रदेश से रवाना होगी। दरअसल जाएगी रोपड़, और ये रूट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश तक लाने में कौन से रूट का इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको हम दिखाते हैं। आइए मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, रोपड़ टू बांदा लेके आना है। ये देखिए, यहां से शुरू होगा, रोपड़ से लेकर निकलेगी, रोपड़ जेल से दरअसल पुलिस लेकर निकलेगी। इसके बाद मैं आपको बताऊं, रोपड़ जेल से ये चंडीगढ़ पहुंचेगी। रोपड़ से चंडीगढ़ लगभग कुछ घंटों का रास्ता है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद आगे का रूट क्या होगा ये मैं आपको बताऊं। चंडीगढ़ के बाद नई दिल्ली, यानी संभावित रास्ता मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं, रोपड़ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नई दिल्ली, और नई दिल्ली के बाद जब पुलिस, यूपी पुलिस की टीम आगरा होते हुए जाएगी, यानी नई दिल्ली के बाद आगरा, संभव है हो सकता है एक्सप्रेसवे के रास्ते से जाए। आगरा के बाद ये जो रूट लेगी आगे का इटावा, आगरा के बाद इटावा का रूट लेगी। अगर इटावा का रूट ले रही है तो संभव है एक्सप्रेसवे ना हो, एनएच के जरिए जाए। इसके अलावा आगे का रास्ता मैं आपको बताऊं, इटावा के बाद बांदा, इटावा के बाद बांदा, यानी ये जो रूट मैं आपको दिखा रहा हूं, रोपड़, चंडीगढ़, नई दिल्ली, आगरा, इटावा होते हुए बांदा मुख्तार अंसारी को लेकर पहुंचेगी ये टीम। सीधे आपको मैं बांदा का वो तस्वीरें भी दिखाता हूं, किस तरह की तैयारियां हैं। ये देखिए, ये है बांदा की वो जेल जहां रखा जाना है मुख्तार अंसारी को। देखिए कैसे तैयारियां शुरू हो गई। ये उस जेल का गेट देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, एकाएक लाल लश्कर नजर आ रहा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिहाज से इसे बढ़ाया गया। अगर फुल, ये देखिए लाल लश्कर, देखिए पुलिस का पूरा लाल लश्कर, पूरा अमला पहुंचा है बांदा जेल। ये फुल स्क्रीन अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं। वहां फिलहाल स्थिति क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊं, फुल फ्रेम तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं। ये देखिए पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची है, बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है, बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है कि मुख्तार की ये देखिए तस्वीरें अगर दिखाकर मैं आवाज सुना सकूं कि वहां फिलहाल स्थिति क्या है बांदा जेल में किस तरह से तैयारियां की गई। देखिए जरा, ये गाड़ी पहुंची है, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बांदा जेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही मुख्तार अंसारी को लाकर रखा जाएगा। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल ही एडीजी प्रयागराज पहुंच रहे हैं रोपड़, जहां से मुख्तार अंसारी को लेकर आएंगे बांदा, इसी जेल में लेकर आएंगे। उस जेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है यहां पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं, मंडल, चित्रकूट मंडल है बांदा, उसके अधीन आता है। सुनिए जरा चित्रकूट के आईजी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या तैयारियां की गई हैं, मुख्तार अंसारी को कैसे लेकर आया जाएगा, कैसे उनकी सुरक्षा का इंतजाम होगा, क्योंकि बाकायदा चिट्ठी लिखी है पंजाब पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को। सुनिए जरा। मुख्तार अंसारी को पंजाब से हमारा बांदा जेल में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेकर आएगी,
वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा और हर प्रकार की जो सुरक्षा का जो है इसका चारों ओर से चौकसी का व्यवस्था किया जाएगा। और आसपास का जो हमारा जिले हैं जैसे चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया या बांदा हो गया, इन 3-4 जिलों में कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर रुक रहा हो उसके बारे में भी जानकारी रखी जाएगी। के आईजी को आपने सुना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बाराबंकी से जो टीम निकली थी एसआईटी की वो कैसे रोपड़ पहुंच गई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए बड़ी खबर, ये एम्बुलेंस मामले में जो एसआईटी बनाई गई थी, मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने के लिए ये एसआईटी बनाई गई थी। बाकायदा लग्जरी एम्बुलेंस मामले में एक्शन तेज हो गया है। एसआईटी की टीम पंजाब के रोपड़ पहुंची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। एसआईटी की टीम जो रोपड़ पहुंची है, यहां आगे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस से चलते हैं उस एम्बुलेंस से जुड़ा यह मामला है। तो मुख्तार अंसारी वापस बांदा जेल लेकर आया जाएगा उन्हें, लेकिन मुख्तार अंसारी पर 1-2 नहीं दर्जनों मामले दर्ज हैं। उसमें से एक मुख्य मामला है, एक बड़ा खुलासा मैं आपको करने जा रहा हूं। मुख्य मामला है बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला। उनकी पत्नी कह रही है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। सवाल यह है, मुख्तार अंसारी कहते हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं, वो बरी हो चुके हैं, हाईकोर्ट में मामला है। लेकिन आज हम आपको वो ऑडियो सुनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मुख्तार अंसारी जेल में बैठकर कृष्णानंद राय की हत्या की पूरी कमेंट्री सुन रहे थे। वो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे हुई कृष्णानंद राय की हत्या। दो 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दरअसल कृष्णानंद राय ने अंसारी भाइयों के राजनीतिक वर्चस्व वाली मोहम्मदाबाद सीट पर 2002 में विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी को हराकर जीत दर्ज की थी और उसके बाद मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। कृष्णानंद राय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन कर लौट रहे थे। उनके काफिले पर AK-47 से हमला किया गया। करीब 500 राउंड फायरिंग हुई। मौके पर विधायक कृष्णानंद राय की मौत हो गई। कृष्णानंद उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थे। कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। हालांकि उस समय मुख्तार जेल में था, लेकिन इस हत्याकांड के तार उससे ही जुड़ते दिखाई दिए थे। तो मुख्तार अंसारी जेल में था, मैंने कहा आखिर में, लेकिन सोचिए मुख्तार अंसारी जेल से बाहर कृष्णानंद राय की हत्या हो रही थी। अंदर जेल से पूरी कमेंट्री सुन रहा था कि आखिर कृष्णानंद की हत्या हो कैसे रही है। उसे कौन बता रहा था, फोन पे बता रहा था कि कैसे कृष्णानंद राय की हत्या हो रही। सुनिए जरा वो पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। भैया एक तो जमीन नहीं थी रिजवान भाई से वहाँ बात की वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में हमला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा ओके हेलो। हाँ 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 काट ली ठीक है मुट्ठी में। ठीक है रख रहे बात होगी। अगर ये मुख्तार की आवाज है तो आपने सुना ध्यान से। मुख्तार कह रहा है जय श्री राम, मुख्तार कह रहा है काट लिया। ये सब कुछ मुख्तार अभय सिंह से बात कर रहा था। लेकिन सवाल यही है कि योगी की जेल में आने के बाद गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। फिलहाल आप देख रहे थे ये भारत की बात है।